ठीक है तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये अराउंड 2023 में आया था। ठीक है, इस फुल पेपर को सोल्व करेंगे। इसमें जितने भी थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन मेटल इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एंड टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. Using this equation, derive an expression for DC conductivity of metal with electron density. DC conductivity निकालनी है। So part A बहुत easy है, देखो कैसे करेंगे। So question number 1 part A। देखो velocity drift से शुरू करते हैं। velocity drift कितना होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद होगा। It's E by m tau, where E is charge of electron, E is applied electric field, tau is relaxation time and m is mass of electron. ठीक है, so a charge, let's say कि एक वायर है मेटेलिक जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ऑफ लेंथ L है एंड इसमें एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ ड्रिफ्ट टुवर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है सो इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन। सो अगर मैं एक डेल्टा क्यू चार्ज, लेट्स से चार्ज डेल्टा क्यू इज क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया इन टाइम डेल्टा टी, सो चार्ज कितना होगा, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, एरिया टाइम्स वी डी डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्या आ गया मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए एंड इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो मेरे पास डेल्टा क्यू आ गया, चार्ज इन टाइम डेल्टा टी। ठीक है, दिस इज टोटल टी। अब बताओ मेरे पास करंट क्या होता है, करंट इज डेल क्यू बाय डेल टी। सो कितना आ जाएगा मेरे पास, एन वी डी ए, या फिर यहाँ से बस डेल्टा टी को कैंसिल करना है। ठीक है, सो एन ई ए वेलोसिटी डी। ठीक है मेरे पास यहाँ तक। अब करंट डेंसिटी क्या होता है, देखो करंट डेंसिटी जे, इट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। सो इसको आप एरिया से डिवाइड कर दोगे, सो कितना आएगा, एन ई वेलोसिटी ड्रिफ्ट। अब करंट डेंसिटी जे कंडक्टिविटी के साथ कैसे रिलेटेड होती है, ई इज सिग्मा ई। ठीक है, सो यहाँ से सिग्मा कितना आएगा, sigma is j by e. So ne velocity drift divided by e. So ne by e, मैं velocity drift की वैल्यू यहाँ से लिख देता हूँ। ठीक है, so कितनी आएगी, e स्क्वायर हो जाएगा ये, कैपिटल E बाई m टाइम्स टाउ। सो e विल कैंसिल, सो मेरे पास सिग्मा का क्या फॉर्मूला आया, एन ई स्क्वायर टाउ बाई m। ठीक है, अब कंडक्टिविटी क्या होती है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, सो रेजिस्टिविटी क्या आएगी, इसका रेसिप्रोकल, सो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, हमें सिर्फ क्वेश्चन में कंडक्टिविटी पूछा था, डीसी कंडक्टिविटी, लेकिन हमने रेजिस्टिविटी भी निकाल दी। ठीक है, सो सिंपल था क्वेश्चन 1A एंड काफ़ी इजी था, 4+1 मार्क्स में आया था, 5 मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर सकते थे। अब पार्ट बी पर आओ। Using the last expression in 1A, calculate the mean relaxation time tau and hence estimate the mean free path of conduction in electron in copper. Atomic mass दे रखा है at room temperature. Density of copper is 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड रेजिस्टिविटी दे रखी है। ठीक है, सो कैसे करोगे आप पार्ट बी को, देखो यहाँ से हम अपना इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। रेजिस्टिविटी, देखो रेजिस्टिविटी का ही फॉर्मूला लिखा था हमने, यहाँ से आप अपना मीन रिलैक्सेशन टाइम कितना निकालोगे, कितना आएगा, एन ई स्क्वायर नहीं, एम अपॉन एन ई स्क्वायर रो डिवाइड बाय एम। ठीक है, सबकी वैल्यूज आपको दे रखी है, चार्ज आपको पता है, रेजिस्टिविटी दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, एन निकालना है आपको। सो एन क्या होता है, नंबर डेंसिटी, इट इज डेंसिटी डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो डेंसिटी कितना है आपके पास, क्वेश्चन में गिवन है 8960, वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, मैंने इसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, एंड आपको मास दे रखा है 63.5 AMU।
AMU को हम kg में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27। सो n की वैल्यू आपको यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ पे प्लग कर देनी है, ठीक है। सो आपके पास मीन रिलैक्सेशन टाइम आ जाएगा, ठीक है, इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। According to Sommerfeld quantum theory, the electronic heat capacity per unit volume of metal at temperature T is given by this expression C Sommer pi square n kBT by 2 EF, where EF represent the Fermi energy of that metal. Other symbols have their usual meaning. If C Drude means specific heat at constant volume of Drude, represent the same quantity as calculated from Drude's classical model, then the ratio C Sommer by C Drude at room temperature for EF is equals to 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आएगा। देखो पार्ट सी, आपके पास किसका एक्सप्रेशन दे रखा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सोमरफील्ड थ्योरी कितना दे रखा है, ये पाई स्क्वायर n kBT डिवाइड बाय 2 टाइम्स EF। एंड फ्रॉम ड्रूड्स थ्योरी हमें क्या पता है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्रूड थ्योरी कितना होता है, इट इज 3/2 NkB, 3/2 NkB। वी आर आस्क्ड टू फाइंड देयर रेशो। सो जब आप रेशो कैलकुलेट करोगे तो कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगी, जैसे NkB कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो ये रेशो कितना आएगा मेरे पास, पाई स्क्वायर टेम्परेचर T डिवाइड बाय 3EF। आपको टेम्परेचर दे रखा है, फर्मी एनर्जी दे रखी है, यहाँ पे प्लग कर दो। सो कितना आएगा आपके पास, ये पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर 300 केल्विन डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय एंड एनर्जी कितनी दे रखी है आपको 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा -19। इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो मेरे पास ये कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू 0.0121 इस रेशो की वैल्यू। सो देखो काफी स्मॉल है ये वैल्यू। सो इट इम्प्लाइज दैट क्वांटम मैकेनिकल सोमरफील्ड हीट कैपेसिटी इज मच स्मॉलर देन योर ड्रूड स्पेसिफिक हीट, ठीक है। दैट योर क्वांटम मैकेनिकल जो स्पेसिफिक हीट है सोमरफील्ड थ्योरी में वो काफी लेस है एज कंपेयर टू स्पेसिफिक हीट इन ड्रूड थ्योरी, तभी हमारे पास रेशियो लेस देन 1 आया है। सो इसका रीजन क्या है कि ओनली इलेक्ट्रॉन्स नियर द फर्मी टेम्परेचर, हमारे पास ओनली इलेक्ट्रॉन्स नियर द फर्मी टेम्परेचर kBT कंट्रीब्यूट टू हीट कैपेसिटी अनलाइक क्लासिकल मॉडल वेयर ऑल इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट, ठीक है। हमारे पास क्वांटम उसमें क्या होता है क्वांटम मॉडल में कि ओनली इलेक्ट्रॉन्स विच आर नियर टू फर्मी लेवल ओनली दे कंट्रीब्यूट एज वेल एज कंपेयर टू ड्रूड थ्योरी जहाँ पे क्लासिकल थ्योरी है ऑल इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आया था, स्टेट विद मैथमेटिकल रीजनिंग इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ T रिप्रेजेंट्स अ ट्रांसलेशनल वेक्टर ऑफ Bravais lattice, a reciprocal lattice vector G of the same lattice can be oppositely directed to translation vector T। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, देखते हैं एक बार इसको। सो ट्रांसलेशन वेक्टर क्या बताता है हमें, इट कनेक्ट्स 2 पॉइंट्स इन Bravais lattice, ठीक है। एंड रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर G इट डिफाइंस सच दैट कि एक्सपोनेंशियल I G डॉट T कितना होना चाहिए मेरे पास 1 होना चाहिए, ठीक है, फॉर एनी डायरेक्ट लेटिस वेक्टर T, ठीक है। सो G डॉट T अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल की टर्म में लिखूं सो यहाँ से G डॉट T कितना आएगा मेरे पास 2πm, ठीक है। G डॉट T कितना आएगा 2πm। सो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि डॉट प्रोडक्ट must hold for all translation vector. This condition should be applicable for all translational vector, ठीक है। एंड अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ G were oppositely directed to T, oppositely directed to T, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, हमारा G जो होगा वो क्या हो जाएगा -αT, ये हमें गिवन है। एंड उसने पूछा कि देखो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सो G अगर -αT हो जाएगा फॉर सम दिस अल्फा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। देन अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे G डॉट T को एक्सपोनेंशियल के अंदर,
सो जी डॉट टी कितना आएगा उस केस में, माइनस अल्फा, जी कितना है माइनस अल्फा टी, सो माइनस अल्फा मोड टी स्क्वायर, ठीक है। सो फॉर दिस टू बी इक्वल टू 2 पाई एम, जी डॉट टी कितना आना चाहिए 2 पाई एम, फॉर दिस टू बी इक्वल टू 2 पाई एम। अब 2 पाई एम क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, सो हमारे पास अल्फा को क्या होना पड़ेगा नेगेटिव। देखो जब नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तभी ये टर्म पॉजिटिव आएगी। सो फॉर दिस योर अल्फा शुड बी लेस देन 0, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। हमने अल्फा को क्या एज्यूम किया था, इट इज पॉजिटिव, सो अ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है, कि हमारा जी अपोजिट नहीं हो सकता ट्रांसलेशन वेक्टर के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बी पार्ट, डिफाइन एटॉमिक फॉर्म फैक्टर ऑफ एन एटम एंड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर ऑफ अ लैटिस। सो क्या होता है हमारे पास एटॉमिक फॉर्म फैक्टर, देखो क्या होता है एटॉमिक फॉर्म फैक्टर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट क्वांटिफाइज द स्कैटरिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, कि हमारा इलेक्ट्रॉन कितना स्कैटर कर सकता है ये उसको क्वांटिफाई करता है, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल आई क्यू डॉट आर डी आर वेक्टर एंड एन आर वेक्टर, जहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, ठीक है। एंड फॉर फॉरवर्ड स्कैटरिंग, ये इसका एक स्पेशल केस होता है कि फॉर क्यू इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास, इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड स्कैटरिंग, ठीक है। हमारा एटॉमिक फॉर्म फैक्टर कितना हो जाता है, इट इज सिंपली इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट एटम, ठीक है। ये होता है एटॉमिक फॉर्म फैक्टर। अब ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर क्या होता है, देखो जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस ऑफ क्यू से, ठीक है, एस ऑफ क्यू। एस, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्सपोनेंशियल आई जी डॉट डी आई, ठीक है। ये इन दोनों के एक्सप्रेशन याद रखने हैं। यहाँ पे एफ आई क्या होता है, एटॉमिक फॉर्म फैक्टर, एक्सपोनेंशियल आई जी डॉट डी आई, जी क्या होता है रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर, एंड डी आई क्या होता है पोजीशन वेक्टर, जहाँ पे हम स्ट्रक्चर फैक्टर निकाल रहे हैं, एंड एन क्या होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। सो ये क्या डिटरमाइन क्या करते हैं हम ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर से, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल अफेक्ट्स एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये डिटरमाइन क्या करता है, इट डिटरमाइंस हाउ द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, कि हमारे एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है, विच अफेक्ट्स आर एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन को कैसे अफेक्ट करता है हमारा अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये वो डिटरमाइन करता है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे देखो, इसमें भी स्पेशल केस देखो कि इफ योर एस ऑफ क्यू इज, हमारा ये 0 होगा व्हेन ब्रैग पी, ये कब होगा, व्हेन ब्रैग्स पीक फॉर जी इज एब्सेंट, ठीक है। जब हमारा एस ऑफ क्यू 0 होगा तो ब्रैग पीक फॉर आर रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होगी, एब्सेंट होगी। इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, it does not come out to be 0, then our peak is present, ठीक है। so peak is present, ठीक है। इतना ही रखते हैं इसमें एटॉमिक फॉर्म फैक्टर एंड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर में। अब नेक्स्ट देखते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर ऑफ एन मोनोएटॉमिक एफसीसी लैटिस एंड लिस्ट द मिलर इंडिसेस ऑफ 4 different families of planes of lattices whose Bragg's peaks will be missing एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट विद दिस लैटिस, ठीक है। सो एक्सप्रेशन डिराइव करना है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर का फॉर मोनोटॉमिक एफसीसी लैटिस। सो सी पार्ट, मोनोटॉमिक, देखो ध्यान देना, मोनोटॉमिक एफसीसी लैटिस। अब मेरे को ये बताओ एफसीसी लैटिस के अंदर कितने नियरेस्ट नेबर्स होते हैं, एफसीसी लैटिस के अंदर कितने नियरेस्ट नेबर्स होते हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, एन इफेक्टिव कितना होता है एफसीसी लैटिस के लिए 4,
ठीक है। एंड इनकी पोजीशन क्या होती है, अगर मैं उनका पोजीशन वेक्टर लिखूं, सो लेट से हमने अपना रेफरेंस जो एटम है वो एक ओरिजिन पे है, सो बाकी एटम्स कहाँ पर होंगे, उनकी पोजीशन क्या होगी, हाफ हाफ ज़ीरो। सिमिलरली बाकी 3 एटम्स की पोजीशन क्या होगी, हाफ ज़ीरो कोमा हाफ। एंड सिमिलरली जो 4th एटम होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, 0 हाफ एंड हाफ। ठीक है। अब सिंस सारे एटम क्या है इसमें मोनोटॉमिक है, सो इसका स्ट्रक्चर फैक्टर सेम होगा ऑल एटम्स के लिए। ठीक है। सो स्ट्रक्चर फैक्टर लिखते हैं अपना एस ऑफ क्यू समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्सपोनेंशियल आई जी डॉट डी आई। ठीक है। अब समझ आ गया, जी आई क्या है, पोजीशन वेक्टर है अब हमारे 4 एटम्स के लिए। सो समेशन का होगा 1 to 4 होगा, n इज टू 4। n क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव एटम्स लिखते हैं अलग अलग सबके लिए। सो हमें अभी क्या कंप्यूट करना है, जी डॉट डी आई को कंप्यूट करना है। सो डॉट प्रोडक्ट रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होता है, देखो हमारे पास पहले ये टर्म कैलकुलेट करते हैं, जी डॉट डी आई। सो ये कितना होता है हमारे पास, एच बी वन प्लस के बी टू प्लस एल बी थ्री। ठीक है। एंड हमारा एक जनरल हमारा डी वेक्टर कितना होता है, एक्स ए वन प्लस वाई ए टू प्लस जेड ए थ्री। ठीक है। तो जब आप जी डॉट डी आई को कैलकुलेट करते हो, जी डॉट डी, सो आपके पास क्या आता है, एक तो आएगा एच एक्स, इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो एच एक्स, एंड बी का डॉट प्रोडक्ट सिर्फ ए वन के साथ होगा। क्यों, क्योंकि बी आई का जब आप ए जे के साथ आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो, सो इट गिव्स यू 2 पाई डेल्टा आई जे। ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक 2024 का सोल्व किया था। सो सिर्फ B1 का A1 के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, B2 का A2 के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, एंड B3 का A3 के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। एंड ये सब मेरे को क्या देंगे, 2 पाई देंगे। ठीक है। सो एच एक्स आएगा, के वाई आएगा, एल जेड आएगा, एंड सबके साथ बाहर 2 पाई। ठीक है। सो एच एक्स प्लस के वाई प्लस एल जेड। ठीक है। जी डॉट डी आई आ गया। अब सिंपली जो मैंने D1 D2 D3 D4 कैलकुलेट किया है, मैं सबके लिए डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा। ठीक है। सो जी डॉट D1 कितना आएगा, जी डॉट D1 मीन्स, अब देखो डी वेक्टर तो सारे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0 0 है, मीन्स एक्स वाई जेड 0 है। सो ये तो 0 आ जाएगा सिंपली। जी डॉट D2 कैलकुलेट करो, तो ये कितना आएगा, 2 पाई। अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हाफ, वाई कोऑर्डिनेट क्या है हाफ, एंड जेड 0 है। सो h बाई टू प्लस के बाई टू। सो मैं इसको सिंपली क्या लिखता हूँ, h बाई टू प्लस के बाई टू। तो मेरे को सिंपली कितना देगा, पाई टाइम्स h प्लस के। सिमिलरली अगर मैं g डॉट D3 कैलकुलेट करूँ, सो मेरे पास आएगा पाई टाइम्स, इसमें कौन से कोऑर्डिनेट सर्वाइव करेंगे, सिर्फ x एंड z। सो h प्लस l आएगा इसमें। ठीक है। एंड g डॉट D4 कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, पाई टाइम्स, इसमें k एंड l आएगा। ठीक है। सो k प्लस l। ठीक है यहाँ तक। अब हम अपना स्ट्रक्चर फैक्टर लिख देते हैं, ये जो हमने ऊपर लिखा था एस ऑफ क्यू। सो एस ऑफ क्यू कितना आएगा, फर्स्ट टर्म के लिए लिखो जी डॉट डी आई के लिए एफ आई। देखो एफ आई सबके लिए एफ एज्यूम कर लेते हैं, एफ आई वेरी नहीं करेगा, सबके लिए हम एफ मान लेते हैं। ठीक है। क्योंकि ये मोनोटॉमिक है। सो एफ एक्सपोनेंशियल 0, एफ एक्सपोनेंशियल आई के साथ पाई एच प्लस के। ठीक है। सेम फिर नेक्स्ट लिखोगे जी डॉट D3 के लिए एफ आएगा बाहर, एक्सपोनेंशियल आई पाई टाइम्स एच प्लस एल प्लस एफ एक्सपोनेंशियल आई पाई के प्लस एल। ठीक है। सो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया स्ट्रक्चर फैक्टर का। अब इसमें क्या करोगे आप, यहाँ पे h प्लस के प्लस एल की वैल्यू, अलाउड पीक्स कहाँ पर होंगी, देखो अलाउड पीक्स, ये हमने अभी देखा था पिछले क्वेश्चन में कि पीक्स अलाउड कहाँ पर होंगी, व्हेन योर स्ट्रक्चर फैक्टर इज नॉट इक्वल टू 0।
सो स्ट्रक्चर फैक्टर कितना होगा इस केस में, लेट्स से h प्लस k प्लस l, इन पर कंडीशंस लगाते हैं, दे आर ऑल आइदर इवन और ऑड, ठीक है। सो किसी दो नंबर को देखो, दो नंबर को इवन नंबर्स को ऐड करोगे तो इवन आएगा, एंड किसी दो नंबर्स को, दो ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तब भी इवन आएगा। सो देखो एक्सपोनेंशियल के अंदर दो टर्म्स होती हैं, एक होती है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। दिस इज एक्सपोनेंशियल आई थीटा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। सो अगर ये थीटा पाई का मल्टीपल्स है, देखो हमारे केस में हर जगह पाई का मल्टीपल्स है, तो साइन तो हमेशा जीरो होगा। अब कोस कैसे वेरी करेगा, अगर थीटा क्या है हमारे पास इवन है, सो एक्सपोनेंशियल आई थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे पास +1, एंड अगर थीटा ओड है मेरे पास, सो एक्सपोनेंशियल आई थीटा क्या देगा मेरे को -1 देगा। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट केस के लिए जब हमारे पास एच के एल इवन होंगे एंड ओड होंगे, सो ये टर्म हमेशा इवन आएगी। सो इवन के केस में हमारे पास क्या आएगा +1, सो +1 +1 +1, सो इट इज f प्लस f प्लस f। सो हमारे पास स्ट्रक्चर फैक्टर कितना आ जाएगा 4 टाइम्स f, ठीक है। अब फॉरबिडन पीक्स कहाँ पर होंगी, फॉरबिडन पीक्स या फिर एब्सेंट पीक्स कहाँ पर एब्सेंट होगी, जहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर फैक्टर क्या होगा 0 होगा। 0 कहाँ पर होगा, देखो अगर जहाँ पे मिक्स होगा, मिक्स इंडिसेस होंगे, मीन्स h प्लस k की वैल्यू मिक्स होगी, आइदर दे कैन बी इवन ओड इवन। फॉर एग्जाम्पल एक केस कंसिडर करते हैं व्हेन 2 आर ओड एंड 1 इज इवन, ओड एंड 1 इवन है, लेट्स से h एंड k आर ओड एंड ये क्या होगा l इवन होगा। सो देखो दो ओड नंबर्स को सब ऐड करूंगा तो इवन आएगा मेरे पास, यहाँ पर ओड आएगा क्योंकि l ओड है, यहाँ पर ओड आएगा। ओड के केस में ये यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। सो स्ट्रक्चर फैक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास उस केस में, फर्स्ट टर्म तो एक्सपोनेंशियल 0 है तो +1, सेकंड इवन है तो मेरे पास यहाँ पे +f आएगा, एंड लास्ट वाली क्या है मेरे पास ओड है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर फैक्टर 0 आएगा, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये डिफेक्ट्स का क्वेश्चन है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, ये सिलेबस में भी कवर नहीं हुआ है एंड इसके टूट के भी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो इस टॉपिक को हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी में, लेकिन इसमें सिर्फ ए पार्ट को स्किप करेंगे क्योंकि इस डिफेक्ट्स का था। क्वेश्चन नंबर 3 में बी पार्ट दिया हुआ है कि शो दैट मेडलिंग कांस्टेंट फॉर एन इनफाइनाइट वन डायमेंशनल चेन ऑफ आयंस ऑफ अल्टरनेटिंग यूनिट चार्ज, एग्जाम्पल Na+ एंड Cl- एट एन इक्विलिब्रियम सेपरेशन इज 2 टाइम्स Ln2। ये क्वेश्चन हमारी ट्यूट में है, हमने वहां पे कवर किया था, तो यहाँ पे इसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। एंड सिमिलरली पार्ट सी भी हमने कहाँ पे किया, पार्ट सी देखते हैं। फाइंड द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ NaCl assuming a repulsive potential is of the form, अगर आपको ये शो नहीं हो रहा तो इट इज B/R⁴n, ठीक है। हमारे जो रिपल्सिव पोटेंशियल है वो किस फॉर्म का है, B/R⁹ एक्टिंग बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स, द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज दिस। कैलकुलेट क्या करना है, कंप्रेसिबिलिटी। अब देखो, सो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी आप कर लोगे, जिसमें मेडलिंग कांस्टेंट कितना आता है 2 Ln2, ठीक है। पार्ट सी देखते हैं। हमारे पास नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दे रखा है एक तो हमें कितना 2.81 एंगस्ट्रॉम, एंड हमें क्या दे रखा है, रिपल्सिव पोटेंशियल दे रखा है, कितना दे रखा है रिपल्सिव पोटेंशियल B/R⁹, ठीक है। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा पर आयन, टोटल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज UR कितना होगा, उसमें ये तो रिपल्सिव पार्ट है, अट्रैक्टिव पार्ट कितना होगा -α E² / 4πε0R एंड रिपल्सिव पार्ट B/R⁹, ठीक है। एट नियरेस्ट, क्योंकि हमें गिवन है R0 की वैल्यू, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू R एट R0 इक्वल टू 0। सो ये कितना आएगा, फर्स्ट टर्म को जब डिफरेंशिएट करोगे तो वो प्लस हो जाएगा α E² / 4πε0R²। इस टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो -9 B/R⁴10, तो मैं इसको राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ। सो 9 B/R⁴
r पावर 10 एंड एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे निकालना है तो r0 एट r0 पर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको स्मॉल r0 कर लेना यहाँ पे। सो यहाँ से जब आप r0 कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, या फिर क्या करो यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लो b। सो b कितना आएगा यहाँ से, b इज अल्फा ई स्क्वायर r0, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 10 है, तो r0 पावर 8 एंड 4 पाई एप्सिलॉन कितना आएगा ये इंटू 9, ठीक है। ये कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। सो अब क्या करना है आपको, इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन में रख देंगे। कहाँ पे, इस इक्वेशन में, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो अब क्या करना है, देखो बल्क मॉडुलस अप्रोच क्या करनी है क्वेश्चन में। देखो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी डिनोटेड बाय स्मॉल के इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस 1 बाय कैपिटल के, ठीक है। सो हम पहले क्या करेंगे, बल्क मॉडुलस को कैलकुलेट करेंगे एंड देन उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी आ जाएगी। अब देखो बल्क मॉडुलस क्या होता है हमारे पास, कैपिटल के, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, v टाइम्स डी स्क्वायर यू बाय डी वी स्क्वायर, ठीक है। मीन्स अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डबल डेरिवेटिव लेना है उसका विद रिस्पेक्ट टू वी स्क्वायर एट v0, ठीक है। अब v एंड r कैसे रिलेटेड होते हैं, फॉर क्यूबिक क्रिस्टल वॉल्यूम कैसे रिलेटेड होती है, r क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करूँ तो डी वी बाई वी कितना आएगा, नहीं पहले मैं डी वी निकालता हूँ, तो वो कितना आएगा 3 टाइम्स आर स्क्वायर डी आर, एंड अब मैं दोनों साइड वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। सो कितना आएगा यहाँ पे मेरे पास डी वी बाई वी, एंड अगेन वी को मैं क्या करूँगा आर क्यूब पुट कर दूंगा। सो कितना आएगा 3 डी आर बाई कैपिटल आर, क्योंकि आर स्क्वायर ऊपर है आर क्यूब नीचे है, सो 3 डी आर बाई आर। अगर मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँ, सो डी स्क्वायर वी डिवाइड बाय वी स्क्वायर कितना आएगा ये -9 टाइम्स 3 का स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगेन वॉल्यूम को मैं आर की टर्म्स में लिखूंगा एंड इधर से पावर काट दूंगा, तो मेरे पास डी स्क्वायर वी कितना आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो कितना आएगा ये 9 टाइम्स डी स्क्वायर आर डिवाइड बाय कैपिटल आर, ठीक है। सो मैं अपने इस वॉल्यूम के टर्म्स में जो मैंने डिफरेंशिएट किया हुआ है इसको मैं आर के टर्म्स में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। सो अगर इसका आप रेसिप्रोकल लोगे यहाँ से एक बार, सो कितना आएगा 1 बाय डी स्क्वायर वी इज आर बाय 9 टाइम्स डी स्क्वायर आर, एंड सिंस हम ये v0 पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये भी कहाँ पर कैलकुलेट होगा r0 पर। सो ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा मेरा, देखो ये फॉर्मूला हो जाएगा कि बल्क मॉडुलस इज 1 बाय डी वी स्क्वायर, 1 बाय, यहाँ पे डी वी स्क्वायर नहीं है, सॉरी, यहाँ पे कितना है, ये डी स्क्वायर वी है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, काफ़ी स्लो, या सो रीस्टार्ट किया हमने। सो यहाँ पे हमारा डी वी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे डी स्क्वायर वी है, डिफ्रेंशिएट डी स्क्वायर वी करना है, ठीक है। सो ये हमने कैलकुलेट किया है। इसको जब आप आर की टर्म्स में कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आएगा r0, ये r0 स्मॉल r0 है, ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस r0 बाय 9, एंड आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको r स्क्वायर, ठीक है, r0 स्क्वायर के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना है। सो जब आप फर्स्ट इक्वेशन से इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करोगे r की टर्म्स में एंड r0 पुट करोगे, तो आपके पास कितना आएगा, देखो 2 अल्फा, ठीक है। आपको सिर्फ डबल डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट इक्वेशन का, मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, कितना आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r0 क्यूब, एंड ये कितना आएगा 10 टाइम्स 9 डिवाइड बाय r0 पावर 11, ठीक है। सो यहाँ से आप क्या निकालोगे, r0 कैलकुलेट कर लोगे एंड सब्सटीट्यूट कर दोगे उसको अगेन इक्वेशन नंबर 1 में, एंड तो वहाँ से आपके पास k आ जाएगा, ठीक है। सो कंप्रेसिबिलिटी कितना होता है हमारे पास 1 बाय कापा,
1 बाय बल्क मॉडुलस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन इज गिवन बाय En इज, ये एक्सप्रेशन दे रखा है आपको 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4.3 इंटू 10⁻⁻⁴ टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस 636। ये आपको बैंड गैप का एक्सप्रेशन दे रखा है। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड ऑफ इंट्रिंसिक सिलिकॉन एट 77 केल्विन इफ Ni एट 300 केल्विन, इतना दे रखा है आपको। निकालना क्या आपको, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड Ni की आपको वैल्यू दे रखी है। पहले इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं, देखो फिर बताता हूँ कैसे सोल्व करेंगे इसको। सो आपके पास क्या एक्सप्रेशन गिवन है कि Eg इज 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4.79 इंटू 10⁻⁻⁴ कैसे वेरी कर रहा है टेम्परेचर के साथ, टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी प्लस 636। ठीक है, ऐसे वेरी कर रहा है। अब देखो आप इस एक्सप्रेशन से Eg की वैल्यू निकाल लोगे एट 77 केल्विन एंड Eg की वैल्यू निकाल लोगे एट 300 केल्विन। सिंपली क्या करना है, जहाँ पर T दिया हुआ है वहाँ पर 77 एंड 300 पुट कर दोगे। तो जब आप ये पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक तो कुछ मुश्किल नहीं है। अब देखो Ni कितना होता है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन फॉर Ni फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जब हम अपने ट्यूटोरियल्स में हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है कि Ni कितना होता है, Ni इज रूट NC NV एक्सपोनेंशियल माइनस Eg बाय 2 kBt। ठीक है, Eg बाय 2 kBt, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो हमें Ni कैलकुलेट, अब हम फर्स्ट करते हैं Ni एट 77 केल्विन। सो ये कितना आएगा, रूट आएगा। Nc की वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप 77 केल्विन पर, Nv की वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप 77 पर एंड एक्सपोनेंशियल माइनस Eg भी टेम्परेचर के साथ वेरी करता है तो इसकी 77 वाली वैल्यू रखोगे एंड 2 kB यहाँ पर भी आप 77 रखोगे। सिमिलरली जब आप 300 के लिए कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, Nc एट 300 केल्विन, Nv एट 300 केल्विन एक्सपोनेंशियल माइनस Eg एट 300 केल्विन, जो कि आपने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर लिया, एंड 2 टाइम्स kB 300 केल्विन। ठीक है, आपको पता है अब निकालना क्या, आपको Ni निकालना है, Ni एट 77 केल्विन। सो मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, इस एक्सपोनेंशियल की वैल्यू मेरे पास निकाल लूँगा, ईजी है, निकाल भी लिया मैंने ऊपर। इसको मैं सेपरेटली कैलकुलेट कर लूँगा। अब यहाँ पे एक रेशो आएगा Nc बाय Nc एट 77 केल्विन एंड Nc एट 300 केल्विन। अब देखो Nc कंडक्शन बैंड की जो कंसंट्रेशन होती है वो कैसे वेरी करती है टेम्परेचर के साथ, T की पावर 3/2 एंड सिमिलरली Nv कैसे वेरी करता है, इट ऑल्सो वेरीज एज T पावर 3/2। सो अगर आप Nc एट 300 कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो कितना होगा, वो होगा Nc एट 77 केल्विन एंड 77 300 बाय जिस टेम्परेचर पर कैलकुलेट कर रहे हो डिवाइड बाय 77। ठीक है, सिमिलरली आप Nv अगर कैलकुलेट कर रहे हो एट 300, सो वो कितना होगा, Nv एट 77 केल्विन इंटू 300 डिवाइड बाय 77 की पावर 3/2। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, इनकी वैल्यूज आपको दे रखी है क्वेश्चन में, डिवाइड कर दोगे। सो ये एक्सप्रेशन कैसे आ जाएगा मेरे पास मॉडिफाई होके, सो Ni एट 77 केल्विन डिवाइड बाय Ni एट 300 केल्विन
तो कितना आएगा देखो मेरे पास, रूट इसका रेशियो कितना आएगा ये, सो NC एट 300 केल्विन मेरे पास ये होगा। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ऊपर NC से, तो NC से NC कट जाएगा एंड ये 77 ऊपर चला जाएगा। सो कितना आएगा 77 डिवाइड बाई 300 पावर 3/2 एंड सेम फॉर NV 77 डिवाइड बाई 300 पावर 3/2। ओके, एंड एक्सपोनेंशियल का आप रेशियो निकाल लोगे, ठीक है। सो एक्सपोनेंशियल की टर्म यहाँ पे एक माइनस के साथ आएगी एंड दूसरी यहाँ पे आएगी, ठीक है। उनको लिख लेना। स्क्वायर रूट है तो एक टर्म बाहर आएगी एंड NI एट 77 केल्विन कितना आएगा मेरे पास, इसको मैं उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, NI एट 300 केल्विन, इन दोनों में से एक बाहर आएगा, सो 77 डिवाइड बाई 300 पावर 3/2 एंड जब आप ये एक्सपोनेंशियल की टर्म कैलकुलेट करोगे तो उसको मैं अभी ऐसे रखता हूँ। सो जब आप ये देखो NI की वैल्यू आपको 300 केल्विन पर दे रखी है, ये रेशियो आप कैलकुलेट कर लोगे, ये वैल्यू आ जाएगी, तो कितना आएगा आपके पास टोटल 1.63 इंटू 10⁻⁻20 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ आ गया आपको। आपको बेसिकली इस इक्वेशन का यूज करना है फॉर डिफरेंट टेम्परेचर, एक 77 के लिए, एक 300 के लिए, दोनों का रेशियो लोगे तो आपको इसकी वैल्यू पता है, ये टर्म्स आपके पास आ जाएंगी एंड NI आ जाएगा आपके पास 77 केल्विन पर। ठीक है, पार्ट ए हो गया हमारे पास। पार्ट बी देखो, एक्सप्लेन द टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड लैटिस कंट्रीब्यूशन टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉनिक एंड लैटिस कंट्रीब्यूशन टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड शो द ग्राफ। देखो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन किससे आता है, सोमरफील्ड मॉडल से। ठीक है, कैसे होती है, सोमरफील्ड मॉडल के अंदर स्पेसिफिक हीट जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होता है उसका, वो कैसे वेरी करता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे वेरी करता है, पाई स्क्वायर KB स्क्वायर NT डिवाइड बाय 2 टाइम्स EF। एंड जो लैटिस कंट्रीब्यूशन आता है वो किससे आता है, डिबाई मॉडल से आता है। डिबाई मॉडल के अंदर हमने देखा था कि स्पेसिफिक हीट का जो लैटिस कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, T⁻3 के। एंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर आप रिमूव करोगे तो लेट्स से β⁻3/2। ठीक है, सो इनका प्लॉट कर दो। जब आप इसको प्लॉट करोगे तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो अगर आप यहाँ पे y एक्सल पे CV लोगे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन, सो इट विल वेरी लीनियरली विद टेम्परेचर। ठीक है, इस केस में क्या होता है, लो टेम्परेचर पर ये कैसे वेरी करेगा एंड हाई टेम्परेचर पर कैसे वेरी करेगा। ठीक है, सो एट लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर पर कैसे वेरी करता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू T3। बट एट हाई टेम्परेचर ये कैसे वेरी करता है, इट बिकम्स कांस्टेंट। कांस्टेंट कितना होता है वो 3N kV, ये CV की वैल्यू हो जाती है एट हाई टेम्परेचर। कैसी वेरी करेगा, CV ड्यू टू लैटिस कंट्रीब्यूशन इनिशियली, तो ये प्रोपोर्शनल टू T3 होता है एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 3N kV, ये टेम्परेचर होगा। ठीक है, सो दिस वाज पार्ट बी। पार्ट सी देखो, स्टेट द एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन लॉज फॉर रमन स्कैटरिंग and justify if optical photon or X-ray photon are a better probe of the photon spectrum. So energy conservation देखो, आपको एक तो इक्वेशन बतानी है, state the energy and momentum conservation law for Raman scattering and justify if photon और X-ray photon are a better probe. So इक्वेशन लिखेंगे पहले energy conservation and momentum conservation की। So part C, रमन स्कैटरिंग। सो आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन की
एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन क्या होती है कि H क्रॉस ओमेगा आई इज इक्वल टू H क्रॉस ओमेगा ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल प्लस H क्रॉस ओमेगा फोटोन, ठीक है, नॉट फोटोन, इट इज फोनोन, फोनोन निकलते हैं इसमें रमन स्कैटरिंग में। सो यहाँ पे ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब, फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब स्लैश एमिटेड फोनोन, ठीक है, ये एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन है। सेकंड, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन क्या है कि के आई इंसिडेंट जो वेव वेक्टर होता है, स्कैटर्ड वेव वेक्टर एंड प्लस माइनस वेव वेक्टर ऑफ फोनोन, ठीक है, क्यू ऑफ फोनोन। ये यहाँ पे ये टर्म क्या डिनोट कर रही है, इट इज डिनोटिंग वेव वेक्टर ऑफ फोनोन। अब ऑप्टिकल फोनोन्स आर सुपीरियर फॉर फोनोन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो उन्होंने पूछा था ना, आउट ऑफ ऑप्टिकल फोनोन एंड कौन से फोनोन पूछे थे उसने, दो टाइप के फोनोन दिए थे ना, एक एक्स, लेट मी सी, हाँ, एक एक्सरे फोटोन्स एंड ऑप्टिकल फोटोन्स। सो आउट ऑफ दीज ऑप्टिकल फोनोन्स आर सुपीरियर फॉर फोनोन स्पेक्ट्रोस्कोपी ड्यू टू देयर एनर्जी मैचिंग, उनकी एनर्जी मैच हो जाती है इससे, एंड देयर नॉन डिस्ट्रक्टिव नेचर। सो उनमें से क्या आएगा, ऑप्टिकल फोनोन इसका आंसर आएगा, ऑप्टिकल फोनोन। रीजन्स क्या होंगे, दो रीजन होंगे इसके कि इनकी एनर्जी मैच हो जाती है, एनर्जी मैच हो जाती है प्रोब के साथ। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी करने के लिए आपको किसी भी पार्टिकल की, लेट से, सो आपको जो प्रोब चाहिए होता है उसकी एनर्जी इसके साथ मैच होनी चाहिए, ठीक है, एनर्जी मैचिंग हो जाती है इसके साथ, एंड ड्यू टू देयर नॉन डिस्ट्रक्टिव नेचर, नॉन डिस्ट्रक्टिव नेचर, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज बोर्न वॉन कॉमन बाउंड्री कंडीशन, प्रूव द ब्लॉक्स थ्योरम यूजिंग द सेम। बोर्न वॉन कॉमन बाउंड्री कंडीशन क्या होती है हमारे पास, वो देखते हैं, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे दोबारा से इंसर्ट कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, तो अभी बार बार ऊपर स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा इससे, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं। सो हम कहाँ पे थे, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए थे, ठीक है। व्हाट इज बोर्न वॉन बाउंड्री कंडीशन, दिस कंडीशन एंश्योर्स दैट आर वेव फंक्शन पीरियोडिसिटी इन अ फाइनाइट क्रिस्टल, कि हमारे एक फाइनाइट क्रिस्टल के अंदर हमारी पीरियोडिसिटी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। सो एंड उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे होता है कि साई ऑफ आर प्लस एन आई इंटू ए आई कितना होता है, साई आर, ठीक है। पीरियोडिसिटी ऑफ वेव फंक्शन मेंटेन होनी चाहिए, जहाँ पे एन आई क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सेल इन ith डायरेक्शन, एंड साई आर क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन, एंड ए आई क्या है यहाँ पे, लेटिस वेक्टर, ठीक है। सो ये तो हमने फर्स्ट पार्ट को बता दिया, इसमें 2 मार्क्स का ही था। अब प्रूव करना है ब्लॉक्स थ्योरम। ब्लॉक्स थ्योरम क्या कहती है कि फॉर अ पीरियोडिक पोटेंशियल, स्टेटमेंट क्या है देखो यहाँ पे, ब्लॉक्स थ्योरम कि फॉर अ पीरियोडिक पोटेंशियल, स्टेटमेंट एंड इसका रिजल्ट क्या है कि फॉर अ पीरियोडिक पोटेंशियल V potential at VR plus T should be equal to VR। और अगर आप इसको वेव फंक्शन के टर्म्स में लिखो तो वेव फंक्शन साई के एट R plus T should be equal to exponential I K dot T and psi K R, ठीक है। सो वेयर K is wave vector of the first brilliant zone। सो इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो फर्स्ट क्या करो आप, इसमें ट्रांसलेशन ऑपरेटर ऑपरेट करो, ट्रांसलेशन ऑपरेटर।
तो ट्रांसलेशन ऑपरेटर जब आप ऑपरेट करोगे अपने वेव फंक्शन पर, सो टी कैप साई के आर, सो ये आपको क्या देगा, आपको साई आर प्लस टी देगा, ठीक है। ड्यू टू लेटिस पीरियोडिसिटी हमारा जो हैमिल्टोनियन होता है वो ट्रांसलेशन वेक्टर के साथ क्या करता है, कॉम्यूट करता है, ठीक है। सो दस साई के कैन बी चूजन एज आइगन फंक्शन ऑफ एच एंड टी, ठीक है। अब हम आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखते हैं इसकी, आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर ट्रांसलेशन वेक्टर, ठीक है। क्या आएगी कि व्हेन टी कैप ऑपरेट्स ऑन साई के आर, सो हमें क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा, या फिर कह लो एक फेज फैक्टर मिलेगा सी टी एंड साई के आर। let call this equation 1 where psi k this ct is our phase factor, ठीक है। सो अप्लाई, अब बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं। अप्लाई क्या करते हैं, अप्लाई बोन कॉमन कंडीशन बीवी के कंडीशंस। क्या थी वो कंडीशन हमारे पास, कि हमारे पास जब ये टी वेक्टर ऑपरेट करेगा साई के आर पर, so it should be translated to psi r plus nt, ठीक है, and this should be equal to psi r, ठीक है, psi k r। so it implies कि हमारा जो ये फेज फैक्टर है ये भी क्या हो जाएगा, सी एन टी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सी एन टी इज इक्वल टू, या फिर इसको लिख लो सी टी पावर एन। सो अगर ये इसके इक्वल है तो सी टी पावर एन किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। सो अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिखूँ राइट हैंड साइड में, सो मेरा ये कितना होगा, एक्सपोनेंशियल आई के डॉट टी, ठीक है, वेयर के इज योर वेव वेक्टर, ठीक है। सो पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, सी टी की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। सो कितना आएगा आपके पास, साई के आर प्लस टी, सिंस दिस साई के आर इज इक्वल टू साई के आर प्लस एन टी, तो साई के आर प्लस टी कितना आएगा मेरे पास, एक्सपोनेंशियल आई के डॉट टी इंटू साई के आर, ठीक है। एंड यही हमारे पास क्या होती है, ब्लॉक्स थ्योरम होती है, ठीक है। ये रही इसकी स्टेटमेंट। सो ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड आउट एक्सप्लिसिटली द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर अ ब्रैग्स प्लेन यूजिंग वीक पोटेंशियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है नियर ब्रैग्स प्लेन। पार्ट बी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर अ ब्रैग प्लेन अंडर वीक पोटेंशियल अप्रोक्सीमेशन, अंडर वीक पोटेंशियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अब देखो हमें कंसिडर करना है एक वीक पोटेंशियल वी आर कंसिडर करना है अपने क्रिस्टल के अंदर, एंड विच वी विल ट्रीट एज पर्टर्बेशन टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन होगा एंड इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो भी क्या हो जाएगी, मॉडिफाइड हो जाएगी। हमारे पास पर्टर्बेशन में ऐसा ही होता था ना, कि हमें एक पोटेंशियल गिवन होता था, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल क्या है, वीक है। सो अगर हमारा पोटेंशियल वीक है तो ये एज अ पर्टर्बेशन काम करेगा, एंड हमारा जो वेव फंक्शन होगा एंड एनर्जी होगा दे विल बी मॉडिफाइड हमारे ब्रैग्स प्लेन के अराउंड। सो ब्रैग्स प्लेन की कंडीशन क्या होती है कि मोड जी स्क्वायर प्लस 2k डॉट जी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो एट ब्रैग्स प्लेन फ्री इलेक्ट्रॉन स्टेट्स, लेट्स से हमारे पास जो ब्रैग्स प्लेन की जो फ्री इलेक्ट्रॉन स्टेट्स हैं वो क्या है, कैट के एंड कैट के माइनस जी, एंड दे आर डिजेनरेट स्टेट्स, एंड दे आर डिजेनरेट। सो पर्टर्बेशन थ्योरी में हम कैसे करते थे, पहले हम लिखेंगे अनपर्टर्ब energies, unperturbed energies at k and k minus g.
सो हम उसको किससे डिनोट करेंगे, E0K से। सो ये मेरे पास कितना देगा, h²k²। ये तो हमें पता होता है इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है एनर्जी। एंड E0 at k-g कितना आएगा मेरे पास, h² mod k-g² डिवाइड बाय 2m। ठीक है। सो डीजेनरेसी एट ब्लैक प्लेन मीन्स दे आर इक्वल, E0K आर इक्वल। ठीक है। सो जब दोनों को इक्वल करोगे, सो अब देखते हैं, लेट करते हैं अब यहाँ पे कि हमारा जो परटर्बिंग पोटेंशियल है, लेट जो हमने वीक पोटेंशियल एज्यूम किया अपना वीक पोटेंशियल अप्रोक्सीमेशन, वो कितना है हमारे पास, लेट Vg be the weak potential and Vg is our perturbing potential। सो इसमें हम क्या यूज करेंगे, सिंस हमारी एनर्जी स्टेट्स क्या है, डीजेनरेट है, सो वी विल यूज डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी। सो रिकॉल करो क्वांटम मैकेनिक्स में कि हमारी डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी क्या होती थी, द आइगन वैल्यूज ऑफ परटर्बेशन एनर्जीज ऑफ दिस मैट्रिक्स। किस मैट्रिक्स का, एक मैट्रिक्स लिखते थे हम वहाँ पे E0K, जहाँ पे हम डायगोनल एलिमेंट्स में क्या लिखते थे, अनपर्टर्ब्ड आइगन वैल्यूज। सो E0 एंड E0K-g, एंड यहाँ पे हम क्या लिखते थे अपना परटर्बिंग पोटेंशियल, सो Vg एंड V*g। इस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या देंगी मेरे को, परटर्ब्ड एनर्जीज मिलेंगी उससे। ठीक है। अनपर्टर्ब्ड एनर्जीज हमारे पास है, हमें क्या निकालने हैं, परटर्ब्ड एनर्जीज की, हमारा पोटेंशियल के बाद हमारी एनर्जीज में कितना चेंज आएगा। सो वो कहाँ से कैलकुलेट करते थे हम, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज से। ठीक है। सो जब आप इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालोगे, जब आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे पहले, सो डिटर्मिनेंट ऑफ E0 माइनस E, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करते थे हम, आइगन वैल्यूज, एंड यहाँ पे क्या आएगा V*g, यहाँ पे आएगा Vg, एंड यहाँ पे E ऑफ E0 माइनस E। जब इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को आप 0 पुट करते थे, सो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट योर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अनपर्टर्ब एनर्जी E0 प्लस माइनस योर Vg मॉड। ठीक है। सो कितना आएगा आपके पास, ये वैल्यू आपको पता है अनपर्टर्ब, सो E कितना आएगा आपके पास, h²k² डिवाइड बाई 2m एंड प्लस माइनस Vg। जब इस मैट्रिक्स की आप आइगन वैल्यूज को सोल्व करोगे तो आपके पास प्लस माइनस Vg आएगा। ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ परटर्बेशन Vg। ठीक है। यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। जो प्लस वाली वैल्यूज होगी E प्लस, सो ये क्या देगी हमें, अपर बैंड देगी, एंड E माइनस क्या देगी हमें, लोअर बैंड देगी। एंड बैंडविड्थ क्या होता है, इट इज द डिफरेंस इन एनर्जी बैंड्स, अपर बैंड एंड लोअर बैंड। सो बैंड गैप कितना आएगा, बैंड गैप एट ब्रैग्स प्लेन इज 2 times Vg। ठीक है। इन दोनों प्लस एंड माइनस का जब डिफरेंस लोगे तो 2 times Vg आएगा। ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। ये क्वेश्चन हमने किस में कवर किया, हमारे ट्यूटोरियल्स में गिवन है। सो ये सेम क्वेश्चन है, तो इसको अब हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट से, व्हाट इज अ कूपर पेयर एंड इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप अ कूपर पेयर इन लेड विच हैज द एनर्जी गैप ऑफ दिस। कॉपर के सॉरी हाँ, कूपर पेयर लेड के अंदर आपका एनर्जी गैप कितना है, 2.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन नीडेड फॉर दिस। आपको एक फोटोन की जरूरत पड़ेगी एक कूपर पेयर को ब्रेक करने के लिए, एंड लेड के अंदर हमारे पास एनर्जी गैप दे रखा है। तो हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन, कि हमारे पास किस वेवलेंथ का हमें फोटोन चाहिएगा। ठीक है। सो अब देखो कूपर पेयर क्या होता है, पहले कूपर पेयर क्या होता है, एक बाउंड स्टेट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इट इज अ स्टेट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन जहाँ पे अपोजिट मोमेंटम होता है एंड अपोजिट स्पिन्स होता है। सो क्वेश्चन नंबर 6, कूपर पेयर।
अगर एग्जाम में कहीं पे एक मार्क्स में आ जाता है कि व्हाट इज कूपर पेयर, सो इट इज अ बाउंड स्टेट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, बाउंड स्टेट ऑफ 2 electrons with opposite momentum and opposite spins. Opposite momentum, that is k and minus k, and opposite spins. ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, कूपर पेयर होता है. दे आर फॉर्म्ड, कहाँ पर फॉर्म होते हैं कूपर पेयर हमारे पास, दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर TC, and they are responsible for zero resistivity in semiconductors. Responsible for zero resistivity in superconductors. ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हमें एनर्जी निकालनी है. देखो सिंपली हमें पता है कि सेकंड एनर्जी कैसे रिलेटेड होता है वेवलेंथ के साथ, hc/λ. ठीक है, तो सिंपली यहाँ से लैम्डा क्या आएगा, hc/e. प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट पता है, एंड बैंड गैप की आपकी वैल्यू दे रखी है कितनी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है. सो 2.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको आप पहले जूल में कन्वर्ट कर लेना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में आ जाएगा. तो आपके पास वेवलेंथ किस ऑर्डर की आएगी, 450 नैनोमीटर. ठीक है, सो ये आपके पास आंसर आ गया कि हमारे जो रिक्वायर्ड वेवलेंथ ऑफ फोटोन है टू ब्रेक द कूपर पेयर वो कितना है, 450 नैनोमीटर्स. ठीक है, सो ये हमने आज 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया. ठीक है, इस वीडियो में रखते हैं इतना ही. नेक्स्ट में हम एक और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का. ठीक है, थैंक यू.